हेलो बच्चों, आज हम लोग देखिए पढ़ने जा रहे हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर। जैसा कि आपको पता है कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सेकंड सेमेस्टर में, इसलिए बस हम इसको एमसीक्यूज़ की तरह डील करेंगे और उसके बाद बाकी आगे हम देख लेंगे। आप अपने से देख सकते हैं। देखिए वेन ब्रिज में आपको पता है कि 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए होते हैं, R1 R2 R3 R4 लगे होते हैं। इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं एडजेसेंट साइड्स में। एडजेसेंट साइड है ये ना दोनों, इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। तो ये अब रही बात कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर काम क्या करता है, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है हमारा मेज़र करता है इम्पीडेंस को, मतलब इस सर्किट में कितने इम्पीडेंस लगे हुए हैं उसको इम्पीडेंसेस को मेजर करता है। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं इसका कि इम्पोर्टेंस की ये क्या है, ये कोई भी फेज शिफ्ट नहीं देता, मतलब इससे फेज शिफ्ट नहीं होता। आउटपुट जो होता है वो इनपुट के साथ सेम फेज में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 फेज शिफ्ट देता है। 0 फेज शिफ्ट कह सकते हैं या फिर 360 डिग्री फेज शिफ्ट कह सकते हैं। तो 0 या 360 फेज शिफ्ट को हम लोग पता है, जैसा आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि उसको बर्कहाउज़न क्राइटेरिया कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो है वो बर्कहाउज़न क्राइटेरिया को फॉलो करता है। और याद रखिएगा कि बर्कहाउज़न ये जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आता है वो हम लोगों ने ये सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, तो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। FR फ्रीक्वेंसी, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2 पाई RC। तो 1/2 पाई RC ये याद रखेंगे आप। तो अब आगे हम लोग देखेंगे हर्टले ऑसिलेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसा कि आपका पेपर नज़दीक ही है, तो इसको मैं MCQs होने वाला भी है, तो हम MCQs की तरह ही डील करेंगे। तो ये जैसे हम लोग इसको जैसे की को क्लोज करेंगे, वैसे ही यहाँ से एक पोटेंशियल, यहाँ से एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और उसके बाद यहाँ से आपको पता है कि C क्या करता है, बाईपास कैपेसिटर है, ये AC को जाने देगा, DC को रोकेगा, ये सब सारी बात आप जानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ से जो इनपुट का आउटपुट, जो इनपुट का इस वाले का जो आपको मिलेगा आउटपुट, वो यहाँ से मिलेगा, RC से मिलेगा। और वो AC आउटपुट हमारा कहाँ जाएगा, कपलिंग कैपेसिटर C2 से होते हुए वो आ जाएगा LC टैंक सर्किट में। टैंक सर्किट क्यों कह रहे हैं हम लोग? टैंक मतलब क्या होता है? टैंक मतलब होता है टंकी जैसा होता है, टंकी में पानी भरते हैं हम लोग। तो पानी भरते हैं, वही काम यहाँ पे जैसे है कि इसमें जब यहाँ से आएगा AC, तो ये AC आकर के इंडक्टर पे आएगा और यहाँ कैपेसिटर पे, तो ये कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। फिर एक कैपेसिटर अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा, किधर, इंडक्टर में, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है हाफ CV² होती है, और यही एनर्जी इंडक्टर में हाफ LI² होती है। तो यही एनर्जी आपस में आपने पढ़ा है कि LC ऑसिलेशन की प्रोसेस में होगी। कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये उस समय इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो इंडक्टर अपना जो है ये चार्ज होने लगेगा। तो ये बार बार प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं टैंक सर्किट, क्योंकि ये हमेशा भरा रहता है। ऐसा नाम से समझिएगा, टैंक सर्किट हमेशा ये भरा रहता है, टंकी। क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज होगा, चार्ज स्टोर कर लेगा, और जब AC आउटपुट जो हमें यहाँ पे मिलेगा, AC का जब आपको पता है कि पॉजिटिव के बाद AC एक बार हाफ साइकिल में एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव होता है। तो जब पॉजिटिव होगा तो उस समय इसको चार्ज करेगा, जब निगेटिव होगा तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा। तो जब डिस्चार्ज होगा तो कहाँ देगा, अपना एनर्जी डिसिपेट करेगा इंडक्टर पे। इंडक्टर पे अगर एनर्जी डिसिपेट करेगा तो वो इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्शन, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा और हमारा यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो इनपुट पे यहाँ पे L1 L2 के क्रॉस में डिस्चार्ज होगा, और इसके वजह से म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस के वजह से हमें यहाँ पर आउटपुट मिलने लगेगा। और जब दोबारा फिर से पॉजिटिव वाला पल्स आएगा जब इसको, तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा फिर से वापस। तो यही बार बार प्रोसेस चलती रहेगी LC ऑसिलेशन की तरह। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, बस MCQs के पर्पज़ से वो हम देखेंगे। ये किसने डेवलप किया था, तो हर्टले एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था क्या करने के लिए, अनडैम्प्ड सिनुसाइडल वेव प्रोड्यूस करने के लिए। अनडैम्प्ड मतलब क्या होता है, डैम्पिंग क्या होती है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे अगर जाता है, ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, अगर ये वेव समय के साथ घटती जाए, इसका एम्पलीट्यूड घटता जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग। तो डैम्पिंग वेव। लेकिन ये जो है हमारा हर्टले ऑसिलेटर अनडैम्प्ड ऑसिलेटर कहलाता है, क्योंकि ये अनडैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। मतलब जो भी आपका वेव प्रोड्यूस होता है वो वेव साइनसॉइडल होती है। तो याद रखिए कि हर्टले ऑसिलेटर साइनसॉइडल वेव प्रोड्यूस करता है, और इसको ये हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको RF ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो ये कॉमनली कहाँ पे यूज होता है, तो ये इस बात को याद रखिएगा, रेडियो रिसीवर वगैरह में, एंटीना वगैरह में यूज होता है। देखेंगे हम
अब हमें देखना है कोलपिट ऑसिलेटर। तो कोलपिट ऑसिलेटर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोलपिट ने इसको डेवलप किया था। उनका पूरा नाम था एडविन कोलपिट नाम था, और इन्होंने नॉन सिनुसॉइडल वेव को ही रेडियो फ्रिक्वेंसी में, लेकिन हाई रेंज पर, वहाँ पे हमने हार्टले जो पढ़ा था, हार्टले भी वही काम करता है जो कोलपिट करता है, लेकिन बस ये है कि उसकी रेंज लिमिटेड थी, रेंज लिमिटेशन थी। ये हाई रेंज पे काम करता है। ये 20,000 किलो हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक काम करता है, इसलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का ऑसिलेटर भी कहलाता है। और इसका जो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इसमें हम लोग जैसा कि इसमें भी कैपेसिटर और इंडक्टर लगाते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि इसमें जो हार्टले ऑसिलेटर है, हार्टले ऑसिलेटर में हम लोग 2 इंडक्टर लगाते हैं, 1 कैपेसिटर लगाते हैं। इसका ठीक उल्टा उसमें रहता है कोलपिट में 2 ठो कैपेसिटर रहेगा, 1 ठो इंडक्टर। ठीक है, अभी इसका हम फोटो दिखाएंगे। तो कोलपिट ऑसिलेटर हमारा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट LC। ये भी आपको पता है कहाँ से आता है, क्योंकि XL बराबर XC होता है। XC होता है रिजोनेंस केस में, XL का वैल्यू होता है ओमेगा L, XC का वैल्यू 1/ओमेगा C होता है। तो ओमेगा को एक साइड करिएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अपान में LC आएगा, 1/, ये आ जाएगा L इधर LC। यहाँ से ओमेगा की जगह पर 2 पाई F लिख सकते हैं, ये 1/LC। ये पाई, 1 मिनट, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा को हटाएंगे बेटा तो ये रूट में आ जाएगा, ये ओमेगा को हटाएंगे तो ये रूट में LC आ जाएगा। इस 2 पाई को इधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो वही लिखा हुआ है कि F = 1/2 पाई रूट LC, जहाँ पे C क्या है, 2 कैपेसिटर को हमें 2 कैपेसिटर को हम लोगों को जोड़ना है, वो भी किस में, सीरीज़ में। क्यों, अभी हम दिखाएंगे फ़ोटो में कि इसमें जैसे देख रहे हैं आप, 2 इंडक्टर सीरीज़ में लगे होते हैं ना, यहाँ 1 कैपेसिटर, ठीक यही कोलपिट का उल्टा होता है, ये हार्टले का उल्टा होता है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे रहते हैं सीरीज़ में, और यहाँ पे लगा होता है 1 इंडक्टर। तो इसलिए सीरीज़ में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, 1/C करके, 1/C = 1/C1 + 1/C2, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि C = C1 × C2 अपान में C1 + C2। वही यहाँ पे है, ये वही यहाँ पे है। इसका एडवांटेज क्या है कि यह सिनुसॉइडल हाई फ्रीक्वेंसी का जो वेव प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ ये लो टेम्परेचर स्टैंड करता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छी होती है। आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये फ़ोटो देख लीजिएगा, कोलपिट ऑसिलेटर है, ये कोलपिट ऑसिलेटर का ये फ़ोटो रहा है। सेम जैसे हार्टले है, बस वही चीज़, बस फ़र्क क्या है, इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, 1 इंडक्टर यहाँ पर, और वहाँ पर इसका उल्टा था। अब यहाँ पे ट्यून्ड ऑसिलेटर क्या है, ये ट्यून्ड ऑसिलेटर ये हमारा जो है कंटेन करता है, इसमें भी टैंक सर्किट होती है, और ये ऑफ कैपेसिटर C and C2। और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर देखें, तो जैसे ये ट्यून्ड ऑसिलेटर जो है हमारा, या ट्यून्ड कलेक्टर कॉमन इमीटर ऑसिलेटर है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर एक है, ये वेरिएबल कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, इसमें 2 L1 L2 हमारा जो है यहाँ पे इंडक्टर्स लगे हैं। ये सब सारी सर्किट से आप पहले से भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको की को क्लोज करते हैं, एक करंट फ्लो करने लगता है, और एक करंट यहाँ पे आता है तो कैपेसिटर को चार्ज करता है। अब जब कैपेसिटर का पॉजिटिव आया तब, अब जब वही निगेटिव होगा तो ये कैपेसिटर डिसिपेट करेगा अपनी एनर्जी कहाँ पर, L पर, और ये L पर डिसिपेट करेगा, और यहाँ से होकर के ये जो इसका आउटपुट है, यहाँ से हमारा AC से होते हुए यहाँ पे मिलेगा, और यही हमारा आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से होते हुए। ये सर्किट कंप्लीट है ना, ये सर्किट कंप्लीट है कहाँ से, L1 पे। तो इस पे जैसे ही आपको पता है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा L के क्रॉस में, तो L के क्रॉस में डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे आपका वो B = μ0 NI मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड ये वेरिएबल होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया को हम लोग फाई कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, और जब भी फ्लक्स में चेंज होता है dφ/dt तो कहते हैं EMF जनरेट हो जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पर एक EMF जनरेट हो जाएगा, जब इसमें चेंज होगा तो यहाँ पर भी एक EMF जनरेट हो जाएगा, और यहाँ का EMF जनरेट होगा, और इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वो L2 पर जो करंट प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, ये आउटपुट हमारा मिल जाएगा। यही आउटपुट हम मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा ट्यून्ड ऑसिलेटर है। याद रखिएगा, ये भी 0 फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। जैसे इंडक्टर एक बार 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, फिर ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, इसलिए पूरा फेज शिफ्ट जो है 360 मिलता है। मतलब कि ये भी बर्खाउजेन क्राइटेरिया को फॉलो करता है। हाई सिग्नल को ये हाई फ्रिक्वेंसी का सिनुसॉइडल ये वेव प्रोड्यूस करता है हमारा। तो इसका भी फार्मूला क्या रहेगा, ट्यून्ड ऑसिलेटर का वही फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वही रहेगा, FR = 1/2 पाई रूट LC, जो कि आपने पढ़ा हुआ है LCR केस में होता है ऐसा।
तो ये LC ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करता है। कोलपिट हम पढ़ ही लिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।